हाय एवरीवन, कैसे आप लोग। तो आज हम लोग वर्क ऑफ एनर्जी को ढंग से समझ लेते हैं, सारे कॉन्सेप्ट फास्ट ट्रैक पे बट फुल एफिशिएंसी के साथ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो होगा वो वर्क डन है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब ऑलमोस्ट फिजिक्स के हर कॉर्नर पे कहीं ना कहीं से यूं निकल जाएगा ये अप्लाई मी, है ना। तो समझना जरूरी कि वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी किस तरह से यूज करते हैं, वो सारे पॉइंट्स। ठीक है, तो जरा गौर फरमाइएगा इस पे। ठीक है, तो जब भी हम वर्क डन की बात करते हैं तो वर्क को हम सिंपली लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर मान लो एक ब्लॉक है, अब इसको किस तरह से समझना है वो देखिएगा कि अगर हमारे पास एक ब्लॉक है और इसमें हमने एक फोर्स अप्लाई कर दिया है जो हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा एंगल बना रहा है, कोई कंफ्यूजन पालने की जरूरत नहीं है, बस कंपोनेंट में डिवाइड करना आना चाहिए, डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड करना आना चाहिए और सोचना आना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे फोर्सेस हो सकते हैं, बहुत सारे फोर्सेस हो सकते हैं, हमें सिर्फ उस फोर्स पे फोकस करना है जिसका वर्क डन निकालना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। ठीक है, तो मान लो बॉडी डिस्प्लेस होकर यहां पहुंचता है फॉर गिवन टाइम इंटरवल, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी। ठीक है, तो अब आप सोचो देयर आर टू कंपोनेंट्स, है ना। अगर हम देखें तो एफ के दो कंपोनेंट है, वन इज एफ कॉस थीटा एंड अनदर वन इज एफ साइन थीटा। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन एफ साइन थीटा के लाइन पे वी डोंट हैव एनी डिस्प्लेसमेंट। As far as this component of this force is concerned, we don't have any displacement along this line, sir. पक्का, क्योंकि 90 उसका कोई भी कंपोनेंट देखेंगे वो जीरो आएगा। तो हम कह सकते हैं एफ cos थीटा के लाइन पे वी हैव एस, एफ cos थीटा के लाइन पे वी हैव एस एज अ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब देखो सर, तो वर्क डन को हम क्या लिख पाएंगे, एफ cos थीटा इंटू एस। मुझे लगता है कि कोई दिक्कत होनी चाहिए, एफ cos थीटा इंटू एस। अब एफ और एस दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो अब यहीं से लिख दे तो एफ डॉट एस, एफ डॉट एस, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो जब भी हमें वर्क डन लिखना हो तो एफ डॉट एस लिख सकते हैं, बट फिर से वही लिमिटेशन, ये तब यूज कर सकते हैं व्हेन एफ रिमेंस कांस्टेंट। जब हमारा फोर्स कांस्टेंट है तब हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, नहीं तो फिर इंटीग्रेशन भैया को याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे लगता नहीं कि यहां तक कोई भी किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होनी चाहिए सर, है ना, कि जब भी हमें वर्क डन निकालना है तो हम ऐसा यूज कर सकते हैं। अब देखो एस इज द डिस्प्लेसमेंट, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाई फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन और विद द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सीधा। ठीक है, तो अगर यूनिट की बात करते हैं तो जूल में आप लिखते हो सर। ठीक है, तो ये बात हो गई कि जब हमारे पास कांस्टेंट फोर्स होता है तब हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब आप देखो यहीं से देख लो, वेरिएबल फोर्स अगर होगा तो क्या करेंगे। देखो अब वेरिएबल फोर्स का माजरा समझ लेने के लिए क्यों ना ग्राफ खींच दिया जाए, ताकि एकदम से फंडा पता लग जाए कि वो क्या रहा है एक्चुअली। तो देखो वाई एक्सिस पे हमने फोर्स रख लिया और एक्स पे डिस्प्लेसमेंट रखा सर, एक्स पे डिस्प्लेसमेंट रख लिया। ठीक है, अब अगर मान लो फोर्स यूं यूं जा रहा है, क्या कहेंगे, फोर्स चेंज हो रहा है सर, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट, अलग अलग पोजीशन पे फोर्स इज चेंजिंग। मतलब हियर एफ इज द फंक्शन ऑफ एस, ऐसा लिख सकते हो, एफ डिपेंड्स ऑन एस, एस के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना चाहिए कि भाई हम तो इसको अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो एक कोई यूनिक वैल्यू, डेफिनेटली वी हैव डिस्प्लेसमेंट कि भाई हमें यहां से यहां तक वर्क डन चाहिए, तो यहां से यहां तक वर्क डन चाहिए, तो S1 टू S2 डिस्प्लेसमेंट तो है हमारे पास, है ना। इफ S इज पोजीशन तो डिस्प्लेसमेंट इज S2 माइनस S1, displacement is S2 minus S1, there is no problem as far as the displacement is concerned. But what about this force sir, इस फोर्स का क्या करेंगे आप, अगर हम इस फोर्स की बात करें तो फोर्स का क्या करोगे, फोर्स इज चेंजिंग ना। तब हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई हम किसी पोजीशन पे जा करके हम एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे, किसी पोजीशन पे एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया, ताकि फॉर द स्मॉल चेंज हम इस फोर्स को कांस्टेंट अज्यूम कर सकते। तो इस छोटे से चेंज के लिए हम वर्क डन निकाल सकते हैं क्या, वो कितना आ जाएगा, एफ डी एस हो जाएगा। इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए हम वर्क डन निकाल सकते हैं। ठीक है सर, अब देखो टोटल वर्क डन के लिए वी नीड टू इंटीग्रेट इट, तो ये तरीका हो जाएगा। और यहीं से देखोगे जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये एरिया आ जाएगा। तो दूसरा तरीका क्या होगा कि अगर हमारे पास फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है तो हमें वर्क डन लिख देना चाहिए। वर्क डन लिखने के लिए सीधे तौर पे एरिया लिखना सही रहेगा, एरिया अंडर एफ एस कर्व।
हमें लगता नहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए। एरिया अंदर एफ एस कंप्लीट है, काम खत्म। तो ये देखो कांस्टेंट फोर्स के लिए और ये वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन का तरीका होता है, ये ख्याल रखना है, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं कि यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी होगी, ठीक है सर। यहां तक बातें बिल्कुल समझ आ रही है। अब देखिए अगर हमें वर्क डन लिखना है तो किन बातों का ख्याल रखना है वो बहुत जरूरी है। तो देखो वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। एक बहुत सिंपल सा चीज देखो कि अगर मैंने एक ब्लॉक रख दिया, क्या क्या तरीके यूज करने, एक फोर्स इधर लगा दिया जी, एक फोर्स इधर लगा दिया जी, ये थीटा एंगल रख दिया जी, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स भी है, म्यू भी है, ठीक है। और ये बॉडी फाइनली डिस्प्लेस होके यहां से यहां तक पहुंचता है एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज एस, ये गिवन है। एंड वी नीड टू फाइंड द वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, ऑल द फोर्सेस जो भी इस बॉडी पे लग रहा है उन सभी का वर्क डन निकालना है। दिस एंगल इज फाइ, जितने भी फोर्सेस इस बॉडी पे लग रहे हैं उन सभी का वर्क डन निकालना है। सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ख्याल रखिएगा आप, ठीक है, कि भाई जिस फोर्स का वर्क डन चाहिए आपका फोकस सिर्फ उस पर होनी चाहिए, बाकी आसपास देखेंगे काम खराब हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो अब देखो तो नॉर्मल इधर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम mg की बात करें तो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा और ये बॉडी यहां से डिस्प्लेस होकर यहां पहुंच गया। तो मैंने जैसा बताया कि अगर वर्क डन बाय दिस फोर्स चाहिए f, तो वो सीधे तौर पे f इंटू एस हो जाएगा, क्योंकि सीधे तौर पे कांस्टेंट फोर्स है, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है सर। ग्रेट। अब अगर मैं f1 का लिखना चाहता हूं तो f1 का क्या हो जाएगा, थीटा, एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर इज थीटा, सो इट इज सिंपली f1 s cos थीटा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। नॉर्मल का अगर वर्क डन लिखेंगे जीरो, वाई सर, क्योंकि नॉर्मल इधर है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नॉर्मल के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन का जीरो होना जरूरी है। अब देखो फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा सर, काइनेटिक फ्रिक्शन स्लाइडिंग है सर, है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स को आप लिख सकते हो तुरंत कितना, तो देखो म्यू इंटू एन, एफबीटी मैं बता चुका हूं, एन निकालने के लिए क्या करेंगे, अलोंग दिस लाइन वी डोंट हैव एनी एक्सेलरेशन, सो एन प्लस f1 sin theta, this n plus f1 sin theta must be equal to mg cos theta. From here we can get the value of n and finally f. तो work done by frictional force minus f into s हो जाएगा, क्योंकि फोर्स के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यस, तो ये कैसे वर्क डन लिख रहे थे पता चला। अब फाइनली हम लोग पहुंचते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन, इसको सीधे सीधे माइनस एम जी इंटू हाइट लिख दे, ठीक है, एच, इसकी आदत डाल लें। क्यों, क्योंकि एम जी जो है ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और यहीं पे फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा, ठीक है। ये पाथ से इंडिपेंडेंट होगा, ये पाथ डिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो ये पाथ से इंडिपेंडेंट है, मतलब सीधा सीधा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन विल डू द ट्रिक। इनिशियल और फाइनल पोजीशन का बस मतलब रहेगा, ठीक है। तो भाई इनिशियली बॉडी यहां पे था, फाइनली यहां पहुंचा, तो वाई एक्सिस पे अगर डिस्प्लेसमेंट हमें सीधे तौर पे पता हो तो हम डायरेक्टली वर्क डन लिख सकते हैं, है ना। तो देखो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है एंड अलोंग दिस लाइन अगर हमें डिस्प्लेसमेंट पता है वो सिंपली लिख सकते हैं, व्हाट इज h सर, तो h इज सिंपली s sin थीटा, देयर इज नो प्रॉब्लम। ये s गिवन है सर, तो ये क्या हो जाएगा, h s sin थीटा हो जाएगा, लिख सकते हैं क्या, तो h की वैल्यू डायरेक्टली मिल गई हमें, है ना। तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए माइनस mg इंटू दिस h विच इज s sin थीटा लिख सकते हैं। तो जब भी हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो हम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे जाएंगे और वर्क डन लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखो यहां पे मैं वर्क डन लिखना था, हमने सारे फोर्सेस का अलग अलग वर्क डन लिखा, किसी से किसी को लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इन बातों का ख्याल रखना है। तो हमें लगता है कि वर्क डन लिखने में किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी होगी सर। ग्रेट। अगर यहीं पे स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन लिखना चाहते हैं आप, ठीक है, ये अगर मान लो इसको x नॉट से डिस्प्लेस करा दिया, ठीक है, तो x नॉट से डिस्प्लेस करा दिया तो किसी एक मौके पे x से डिस्प्लेस हुआ होगा, तो उस मौके पे इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो kx लग रहा होगा, ठीक है। तो यहां पे अगर वर्क डन का मैग्नीट्यूड चाहिए हमें तो हम सीधे तौर पे kx dx 0 to x नॉट लिख देंगे। क्या मैंने मॉड इसलिए लगा दिया कि अब हमें देखना है कि अगर यहां पे ये इधर डिस्प्लेस हुआ तो वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस हो जाएगा, इन दिस केस वर्क डन ऑन द स्प्रिंग प्लस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर हो जाएगा।
अगर ये ऑलरेडी कंप्रेस्ड होता और उसके बाद इधर मूव करता तो वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस होता। तो हमें बस ये ख्याल रखना है कि जब भी स्प्रिंग का वर्क डन लिखना है, एक्स से इलोंगेशन या कंप्रेशन हो रहा है, इट वुड बी हाफ के एक्स स्क्वायर। पॉजिटिव नेगेटिव अकॉर्डिंगली पुट करेंगे। पॉजिटिव तब रखेंगे जब स्प्रिंग फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, देन हमें पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, उसके ऑपोजिट है तो हमें नेगेटिव लिखना पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे तुमने वर्क डन लिखना समझ लिया बस। अब देखो इसके बाद हमें क्या लिखना है, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम में हमें याद रखना है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मजे की बात क्या है, कंजर्वेटिव हो नॉन कंजर्वेटिव हो दुनिया भर का कुछ भी हो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। ठीक है, और टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। टोटल वर्क डन शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब इसमें कंजर्वेटिव हो नॉन कंजर्वेटिव हो दुनिया भर की कोई भी चीज हो जाए हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो भी फोर्सेस आ रहे हैं अब इसको हमें लिख देना। अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दे दूं मैं आपको कि मान लो ये ऐसा अरेंजमेंट है सर। ठीक है, ये दे दिया सर। अब यहाँ पे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, और एक ब्लॉक यहाँ पे रख दिया सर। ठीक है, और ये हाइट जो है एच हाइट है, यहां से इस ब्लॉक को रिलीज कर दिया। तो इस ब्लॉक को रिलीज किया तो ये स्लाइड करके आएगा, और मान लो सर यहां से रफ सरफेस है, ये म्यू है और इधर म्यू जीरो था, पता लग गया। यहां से यहां तक स्मूथ सरफेस है, इसके बाद रफ सरफेस है, यहां से यहां तक स्मूथ सरफेस है, फिर रफ सरफेस है, और इस बॉडी को रिलीज कर दिया फ्रॉम रेस्ट। फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। आपसे स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा ये पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। यहां तक स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन का कोई वर्क डन नहीं होगा, यहां तक होगा, और ये डिस्टेंस गिवन है सर, इट इज गिवन x1। अब हम ये एज्यूम कर लेंगे जब भी हमें वर्क एनर्जी थ्योरम लिखना होगा तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एकदम जहन में होनी चाहिए, पिक्चर दिखनी चाहिए सर। ठीक है, तो ये इनिशियल पोजीशन है, और फाइनली मान लो ये कंप्रेस होकर के यहां तक पहुंचा, तो मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब यहां पे आके v जीरो होना चाहिए, तभी तो इसको मैक्सिमम कंप्रेशन बोलेंगे। अगर स्टिल कुछ वेलोसिटी है मतलब और वो जाएगा, बॉडी विल मूव फर्दर, तो और आगे जाएगा सर। ठीक है, ग्रेट। तो अगर हमने रिलीज किया यहां पहुंचता है, रुक जाता है। अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं सर। यहां से यहां पहुंचे, सबसे पहले mg है, तो mg के डायरेक्शन में h डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो टोटल वर्क डन के नाम पे मैं mgh सबसे पहले पॉजिटिव में लिख दूंगा सर। नॉर्मल का वर्क डन 0। जैसे स्प्रिंग को हिट करता है स्प्रिंग फोर्स इस पे लगना शुरू हो जाएगा, और स्प्रिंग फोर्स आप देखो ना, कंप्रेशन हो रहा है तो स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा होगा, तो स्प्रिंग फोर्स के बिल्कुल ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट है, तो माइनस। अभी हमने बता दिया कैसे लिखेंगे, तो हाफ के, हमने मैक्सिमम कंप्रेशन को एक्स एम लिख दिया, लिख सकते हैं क्या, दिस द टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग। अब देखो ये x1 यहां पे और ये xm यहां पे, तो टोटल जो फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो गाड़ी चली है वो कितनी चली है, xm प्लस x1 चली, x1 इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब यहां से देखो हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो नॉर्मल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट मस्ट बी mg। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो दिस इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। अब देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, फाइनल भी जीरो, जीरो लिख देंगे सर। बच्चों वाला खेल हो गया क्या, हमने बहुत ढंग से सारे पॉइंट्स लिखे और कायदे से वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दिया, काम हो गया सर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि किसी भी बच्चे को कोई भी यहां तक डाउट होना चाहिए, तो कैसे लिखा पता लग गया, बात पड़े तो कैसे यूज करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम ये पता लग गया सबको, सही है। अब इसके बाद पीवाई क्यों लगा दीजिए सर, सभी सवाल बनेंगे, सभी सवाल मतलब जो कॉन्सेप्ट की बात करें इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा, जो भी होगा इसका एप्लीकेशन होगा। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट लिखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी।
स्पेशल केस है सर, स्पेशल केस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। हम कह सकते हैं स्पेशल केस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, नथिंग स्पेशल, अलग, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है, बस एक चीज का ख्याल रखना है, इफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, आप ऐसा लिख दीजिए, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस आर causing the change in energy. Work done by conservative forces are causing the change in energy. तो क्या होगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। मतलब ये ख्याल, कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, रहने दीजिए, अगर उसका वर्क डन नहीं आ रहा है तो हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे रोलिंग मोशन में फ्रिक्शनल फोर्स के होते हुए भी तुम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा लेते हो, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन, नेट वर्क डन नहीं आ रहा होता है। तो उसी को अलग तरीके से लिख दिया कि इफ only work done by conservative forces are causing the change in energy, then total mechanical energy remains conserved। ठीक है, तो इसको हम कैसे ले, कंजर्व मतलब टोटल इनिशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। और जब हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं तो जब भी कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स का वर्क डन आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी ऊपर नीचे होगा, बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, तो टोटल मैकेनिकल में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी में स्प्रिंग एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी सभी आ सकता है, ठीक है। तो इसका मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूं, है ना। तो यहां तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो ये क्या है, ये स्पेशल केस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम ही है। वर्क एनर्जी थ्योरम में लिखो और वहां से सारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को गायब कर दो, तो यू विल फाइंड कि भी जो टोटल एनर्जी थी वो कंजर्व रही, ठीक है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी तो ऑलवेज कंजर्व, ठीक है। कोई दिक्कत होनी चाहिए सर, है ना। अब यहीं पे अगर हम लोग एक कंजर्वेटिव फील्ड की बात कर ले, वहां से कुछ सवाल आ जाते हैं। देखो फील्ड फोर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वहां पे F को माइनस डी यू बाय डी आर लिखते हैं, ठीक है। F को माइनस डी यू बाय डी आर लिखते हैं। अगर इसको वेक्टर के टर्म्स में लिखना चाहे तो ये आर कैप लिख देंगे सर, है ना। बेसिकली ये आता कहां से, तो चेंज इन एनर्जी जो लिखते हैं ये, अगर हम टोटल चेंज इन एनर्जी की बात करें तो इस तरह से लिखते हैं सर, है ना। बट आप कंफ्यूजन में ना जाएं, आप सीधा अभी यहाँ पे ग्रेविटेशन में जाएंगे, फिर हम इसको ढंग से और समझ लेंगे। आप सिर्फ अभी इतना सा ख्याल रखोगे तब भी हो जाएगा कि अगर हमारे पास u दिया हुआ है जो कि फंक्शन ऑफ r होगा, तो हम यहां से फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस एनर्जी को, उस पोटेंशियल एनर्जी को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, ठीक है। पोजीशन वेक्टर तो हमारे को क्या मिल जाएगा, ठीक है, फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कहीं पे ऐसा लिखा हुआ u इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे अगर हमें फोर्स चाहिए क्लियरली, तो f को माइनस डी यू बाई डी एक्स लिखेंगे क्या, और ये जो होगा ये इसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, माइनस है तो नेगेटिव एक्स पे आ गया, वो अलग महानी है। 6x प्लस 4 लिख सकते हैं। अब यहीं से अगर हमें इक्विलिब्रियम निकालना, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम निकालेंगे जब, यहां तक बातें समझ आती, मुझे लगता नहीं कि कोई डाउट होनी चाहिए। अब देखो अगर हम इक्विलिब्रियम निकालेंगे तो इक्विलिब्रियम में f को 0 करना पड़ेगा, ठीक है, f को 0 करना पड़ेगा। यहां तक बातें समझ आ रही। तो अब देखो कहीं पे भी अगर इस तरह का मामला बनता है तो वो ऐसा कुछ बन सकता है सर, ठीक है। तो अगर इस लोकेलिटी में देखेंगे तो यहां पे मैक्सिमम वैल्यू, यहां पे मिनिमम वैल्यू और यहां पे कांस्टेंट वैल्यू है u, और हम x की बात कर रहे हैं, तो समझ आ रही है बात सर। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि देखो यहां पे हर जगह पे स्लोप 0 है सर, यहां पे dy बाई dx 0, यहां पे 0, तो ये तीनों ही इक्विलिब्रियम है, ठीक है।
तो यहां पे देखोगे एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, एक अनस्टेबल होगा। वो अलग कहानी है, ऐसा भी कर लेते हैं, अरे एक बॉलवा रख दो यहां, इधर ले जाओगे तो फिर इधर लुढ़क के आ जाएगा। अरे भैया जी ये पाथ नहीं शो कर रहा है, इट इज नॉट शोइंग द पाथ। मतलब हैरानी होती है, एक बॉल उठाइए इधर लुढ़का दीजिए, नीचे आ जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आए। भाई साहब ये कर्व बता रहा है, ये y वर्सेस x, ठीक है। x मतलब x एक्सिस पे पार्टिकल x पे मूव कर रहा है, पार्टिकल इज नॉट मूविंग ऑन द कर्व पाथ कि mg के हिसाब से लिख रहे हैं हम। मेरी बात समझ आ रही? ये कर्व जो है ये एनर्जी को शो कर रहा है कि इस पर्टिकुलर x पे कितना है, यहां कितना है, यहां कितना है, वहां कितना है। हाँ ये जरूर है कि ये इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम और ये पूरा लाइन इक्विलिब्रियम है ना। तो दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये जो है सर, ये और ये दो चीजें, तो दोनों चीजों का ख्याल रखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्या होगा? अनस्टेबल। और ये समझने के लिए ये बच्चों वाली चीज नहीं कि इधर से गया और इधर आ गए। आप इसको ऐसा सोचोगे कि यहां से देखेंगे जैसे कि भाई इसके पहले स्लोप ऑफ द लाइन जो होगा du by dx वो पॉजिटिव होगा, मतलब फोर्स जो है, देखना ध्यान से समझना, फोर्स उसके हिसाब से आएगा, तो माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस आ गया। तो देखो ये पॉइंट अगर हम देखेंगे तो इससे जैसे आगे जाएंगे तो फोर्स इधर आएगा, जैसे इधर आएंगे तो फोर्स उधर जाएगा, यहां से जैसे आगे जाओगे तो फोर्स और आगे चला जाएगा, इससे पीछे आओगे तो फोर्स और पीछे चला जाएगा। मतलब इसको ऐसा समझिए आप कि भाई फोर्स को हम माइनस डी बाई डी एक्स लिख सकते हैं यहां पे, ठीक है। अब आप देखो सर, यहां पे अगर हम देखें तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है सर, यहां पे देखो तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट देख सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी परेशानी होनी चाहिए। ये देखो, ये अगर हम लिखेंगे तो यहां पे हमारा स्लोप जीरो हो गया। अगर हम फोर्स की बात करें तो ड्यू बाई डी एक्स क्या हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया, यहाँ पे भी ड्यू बाई डी एक्स जीरो हो गया, और इस पूरे लाइन पे ड्यू बाई डी एक्स जीरो हो गया। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, अब जरा सा सोचिएगा कि अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम से थोड़ा पीछे आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, तो हमारा देखो स्लोप यहां पे नेगेटिव है। तो स्लोप नेगेटिव है, देखना ध्यान से समझना, स्लोप नेगेटिव है और यहां पे माइनस ऑलरेडी है, तो जैसे पीछे आओगे तो फोर्स पॉजिटिव पे लगेगा, मतलब इधर लाएंगे, अगर इस पाथ से पार्टिकल को पीछे लाएंगे तो फोर्स इधर लग जाएगा। एट द सेम टाइम अगर पार्टिकल को मैं आगे ले जाता हूं तो स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है तो फोर्स किधर हो गया, नेगेटिव, तो आगे ले जाऊंगा तो फोर्स इधर आएगा, मतलब इस पॉइंट के इधर जाओगे तो फोर्स उल्टा खींचेगा, इधर लाओगे तो उधर ले जाएगा, इसलिए इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोला। यहां पे अगर हम देखें तो देखो यहां इस तरफ जैसे लेके हैं, तो इस तरफ जैसे लेकर के आओगे सर, स्लोप क्या है, पॉजिटिव, फोर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो इधर लाओगे तो बेटा और पीछे ही चलता चला जाएगा। यहां लेके जाओगे तो स्लोप क्या है, नेगेटिव, फोर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इधर लेके जाओगे और उधर चलता चला जाएगा। बात समझ आ रही है सर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, इसका हम एसएचएम में भी इस्तेमाल करेंगे। तो अब मैक्सिमम मिनिमा के हिसाब से सोचोगे आप तो यू विल फाइंड कि यहां पे अगर देखा जाए तो देखो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम होगा क्या, यहां पे देखोगे, ठीक है, तो ये मिनिमम वाला पार्ट हो गया, जीरो यहां भी था, डी बाई डी एक्स जीरो यहां भी है, लेकिन यहां पे मिनिमम होगा। तो व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम ये पता लग गया सर। तो इससे भी जेईई मेन में डायरेक्टली कई सारे क्वेश्चंस मिल गए आपको, ठीक है। तो आप देखोगे अगर हम वर्क पावर एनर्जी की बात करते हैं तो यहां तक था मामला, है ना। अब एक बार मैं पावर समझा देता हूं, फिर आप सारे पीवाईक्यू एक बार लगा लीजिएगा सर, ठीक है। मुझे लगता नहीं कि यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होनी चाहिए। स्लोप इधर नेगेटिव है, गलती से मैंने एक बार शायद पॉजिटिव बोल दिया, नेगेटिव स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है, ठीक है सर, ग्रेट। As far as the tower is concerned, इसमें हमें क्या ख्याल रखना चाहिए, तो देखो पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क है, ठीक है ना, बच्चों वाला डेफिनेशन, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, और यहीं से सब कुछ आप कर सकते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, ठीक है। तो देखो एवरेज पावर की अगर बात करते हैं तो वो सीधे सीधे W/T हो जाएगा, लेकिन इसको F डॉट एस लिख देंगे तो वहां से देखो इंस्टैंटेनियस पावर को इंस्टैंटेनियस पावर को F डॉट V लिख सकते क्या,
ये ध्यान रखिएगा। इंस्टेंट एफ डॉट वी, फोर्स और वेलोसिटी उसका डॉट प्रोडक्ट में इंस्टेंटेनियस पावर होगा। ये एवरेज पावर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। या फिर कांस्टेंट फोर्स है, मतलब कहीं पे वेरिएशन नहीं है तो हम लिख सकते हैं। अब देखो अगर एक ब्लॉक है सर, इंक्लाइन प्लेन पे है, एम मास है, दिस एंगल इज थीटा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, एंड दिस ब्लॉक इज मूविंग विथ वी, कांस्टेंट वी, फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय द ड्राइविंग इंजन, जो भी खींच रहा है। तो सर इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस वेलोसिटी कांस्टेंट we need to apply some force to overcome that component of mg and frictional force। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास म्यू mg cos थीटा एज वेल एज mg sin थीटा लग रहा होगा। और बेटा इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस v कांस्टेंट हमारे पास ये फोर्स एग्जैक्टली इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए। तो डेफिनेटली जो भी है यहां पे जो इसको खींच रहा है वो ठीक ठाक वर्क कर रहा है इस पे, ठीक है, पावर डिलीवर हो रहा है ना। तो उस पावर को हम क्या लिख सकते हैं सर, दिस फोर्स इनटू दिस वेलोसिटी, ठीक है। इसमें से कई सवाल पीवाईक्यू में पूछे गए, सर्कल में घूम रहा है तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है। सर्कल में घूम रहा है तो भैया v गिवन है, v फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है, तो भाई इस एक्सेलरेशन का लेना देना ही नहीं है क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं। तो सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से फोर्स निकालो और उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हो, यू गेट द पावर, ठीक है ना। तो यहां तक बात समझ आ रही है सर। अब देखो कई बार कुएं से पानी निकालने में पावर पूछते हैं तो दो तरीका होता है, कुएं से सीधा पानी निकाल के यहां ला रहे हैं और कुएं से पानी निकाल के कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखना यहां से यहां तक लाने में जो वर्क डन होगा दैट वुड बी mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर, ये टोटल वर्क डन होगा इफ सम वेलोसिटी इज देयर इन द पाथ ऑफ द लिक्विड, ठीक है। बस यही ध्यान रखना है, ये अपॉन टाइम लिखोगे तो यू गेट द पावर, लेकिन अगर सिर्फ ऊपर पहुंचा रहे हैं तो ये पार्ट गायब हो जाएगा। बस इतना सा मामला था सर। अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम, मतलब वर्क पावर एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा लेक्चर होगा उसमें हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन एंड कोलिजन दोनों एक साथ कर देंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन एंड कोलिजन, देन सेंटर मास रोटेशन, ऐसे चलते चल जाएंगे, ठीक है। तो जेई के लिए अगर हम स्पेशली मेन की बात करते हैं, भाई साहब वर्क पावर एनर्जी में इतनी सी चीज करनी है, बट आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, जो पीवाईक्यू है, ठीक है। तो आप इसको जरूर कर लीजिएगा, तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए।